We are studying about alternating current. Electric current is what? The flow of charge is electric current. The measurement is flow of charge per unit time. Now, in alternating current, what do we have? This alternating current is made by a coil which is rotating in a magnetic field. This we have learnt in the previous class in AC generator. This is a coil. It may have many turns. There is a magnetic field in this direction and I am placing this coil this way. इस तरह से ये आपको दिख रही है. This side is A, this side is B. This A side I have kept like this. So here it appears A and here it appears B. We rotate it with a high speed. उस समय ध्यान दीजिए जब ये A यहाँ से ऐसे ऊपर जा रहा है, इसे हम ऐसे रोटेट करते हैं. ठीक है. जब ये A यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है, when it is going up, then what is the induced EMF in it and what is its direction? The direction of induced EMF is given by right hand rule. This is magnetic field, this is velocity or the force applied upward, because this is going up. From here it is going up, so there it is going up. Now what will be the direction of electric current? The electric current will go inside. That is, the direction of EMF will be inside. For inside हम यहाँ पर इसको exhibit करते हैं by cross. Yeah. So here current is going inside. ये यहाँ से ऊपर जाता है. From this point to this point, its movement is upward. So the current or EMF will have a direction inside. यहाँ पर जाकर ये नीचे आता है और जब ये ऐसा नीचे आएगा, then what will be the direction of current? The answer is direction of current. Again it is now coming down. The direction of current will be outward. Then in this wire A, the direction will be outward. So for half of the cycle, the direction of current in A is inward, that is in this direction. And when it goes rest of the half, the direction is outward. What is the effect of that? This A is connected through a ring and carbon brush here with this stationary circuit. When the current goes inside, जब current अंदर जाएगी तो ये current अंदर जाएगी ऐसे, और इससे current अंदर जाएगी, ये opposite direction में है, this is coming down. जब ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो इसमें से करंट बाहर आएगी और ये करंट ऐसे बाहर आएगी, ये करंट. बट आफ्टर हाफ ऑफ द साइकिल, दिस पार्ट ए आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट इज गोइंग डाउन. तो सेकेंड हाफ में जब ये ए नीचे आएगा, ए नीचे आएगा और ये वाला बी उस समय ऊपर जाएगा, उस समय क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी रिवर्स्ड. उस समय ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी हो जाएगी और ये डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी हो जाएगी. सो व्हाट वी सी, फॉर हाफ ऑफ द साइकिल, दैट इज फॉर हाफ ऑफ द टाइम, द करंट इज इन वन डायरेक्शन. फॉर अदर हाफ ऑफ द साइकिल, द करंट विल हैव रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, एक चीज. सो द डायरेक्शन इज चेंज्ड पीरियोडिकली. और पीरियड कितना है यहां से यहां तक जाने का? टोटल पीरियड हमने कितना लिया घूमने का? 1t. सो दिस विल बी हाफ t. सो फॉर हाफ ऑफ द टाइम द वन डायरेक्शन रिमेन, अदर हाफ डायरेक्शन रिवर्स. वी से फॉर हाफ ऑफ द साइकिल, हाफ t the direction is positive, for half t the direction is negative. That means reversed. Now magnitude. Magnitude depends upon
द नंबर ऑफ फ्लक्स विच चेंजेस पर यूनिट टाइम. E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और फाई किससे बनता है? नंबर ऑफ लाइन्स. नाउ यू सी व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम हियर हाउ मेनी लाइन्स इट इज कटिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. यहां से ये ऐसा 30 डिग्री ऊपर उठा, अगेन फ्रॉम हियर इट गोज लाइक दिस. इतना सा 30 डिग्री टर्न करने में इसने ये 4 लाइन को काटा दिस वे. नाउ फ्रॉम हियर टू हियर 30 डिग्री. यहां पर देखिए 30 डिग्री यहां से लेके यहां तक गया, कितनी लाइनों को काटा इसने? एक भी लाइन को नहीं काटा. देखिए ये यहां से ऐसा चला गया, इसके साथ स्लिप होके, काटा नहीं. तो ये जब यहां से ऐसे जाएगा, दिस विल गो लाइक दिस. तो बहुत कम लाइंस को काटेगा, बहुत कम लाइंस को काटेगा, और लास्ट में जब इसके टेंजेंशियल हो जाएगा ऐसे, तो एक भी लाइन को नहीं काटेगा. अगर उस समय ये ऐसे एक भी लाइन को नहीं काटेगा तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हुआ? 0. तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? 0. सो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, पर इस लोकेशन पे जब जाता है तो मैक्सिमम लाइंस को कट करेगा ऐसे, और जब ऊपर लोकेशन पे पहुंचेगा तो लाइन कटिंग विल बी 0. इससे क्या होगा? E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. अगर फाई कम हो गया तो E भी कम हो जाएगा, और यहां पर जब होगा तो E कितना हो जाएगा? 0. फिर यहां पर कितना? मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0. डायरेक्शन मैक्सिमम पॉजिटिव 0, मैक्सिमम नेगेटिव 0, मैक्सिमम पॉजिटिव 0, मैक्सिमम नेगेटिव 0. दिस इज हाउ ईएमएफ विल चेंज. तो 2 चीजें हमने स्टडी की. एक, हाफ ऑफ द टाइम इट विल बी इन वन डायरेक्शन, हाफ अदर डायरेक्शन. और दूसरा, द मैग्नीट्यूड विल चेंज कंटिन्यूअसली. और इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कौन करता है? तो आंसर है, इसके मैग्नीट्यूड को एट एनी टाइम ये रिप्रेजेंट करता है दिस हाइट. जितनी लाइन को काटेगा उतना ही तो ईएमएफ बनेगा, और मैक्सिमम लाइन कितनी काट सकता है वो? इतनी. ये मैक्सिमम है, यानी कि ये रेडियस के बराबर. अगर ये वाला ईएमएफ मैक्सिमम बनता है E0, और ये एक एनी टाइम E है, और ये वाला एंगल कितना है? ओमेगा टी. हाउ ओमेगा टी? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, यानी 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाता है? ओमेगा. इफ ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, देन स्मॉल टी टाइम, यहां से स्टार्ट किया, टी टाइम तक रोटेट किया, तो थीटा किसके बराबर हो गया? ओमेगा टी. 1 सेकेंड में ओमेगा, टी सेकेंड में ओमेगा टी. दिस इज ओमेगा टी. अब इसका साइन देखिए क्या होगा? साइन इज इक्वल टू E अपॉन E0. देखा? सो साइन इज इक्वल टू E अपॉन E0. तो E किसके बराबर हुआ? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. द सेम इक्वेशन विच वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास फॉर AC. इस तरह से इसका ईएमएफ कंटिन्यूअस चेंज होते जाता है, राइट? जैसे जैसे T की वैल्यू चेंज होगी वैसे हमको ईएमएफ मिलेगा. एंड फॉर दिस इक्वेशन वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E बाय मेकिंग ए ग्राफ. ये हमने उसका एक ग्राफ बनाया. दिस वैल्यू ऑलवेज इज E, दैट इज E0 साइन ओमेगा टी. कहीं पर भी आप देखिए ये वाली वैल्यू हमको किसको शो करती है? व्हेन द टाइम इज इक्वल टू T, दिस वैल्यू इज E. इस तरह से T चेंज होता जाएगा, E की वैल्यू चेंज होती जाएगी. एक बार वो कहां पर पहुंचेगी? E0, दैट इज E मैक्सिमम. वी कैन राइट इट एज E मैक्स. ओके. और फिर जब ये ऊपर पहुंचता है तो कितनी हो जाएगी? 0.
फिर जब दूसरी तरफ यहां पहुंच रहा है, मैक्सिमम लाइन को काट रहा है, तो उल्टी डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर से जीरो. दिस साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ. दिस इज हाउ वी गेट AC. सो दिस इज नेचर ऑफ AC. नाउ AC के बारे में एक और चीज समझनी हमको, किसी भी करंट के बारे में. हाउ द करंट फ्लोज. द करंट फ्लोज, व्हाट इज द नेसेसरी थिंग फॉर फ्लोइंग ऑफ ए करंट? आंसर, देयर शुड बी एन EMF एंड देयर शुड बी ए क्लोज्ड सर्किट. क्लोज्ड सर्किट इज ए मस्ट. ठीक है, ये हमने क्लोज सर्किट बना दिया. दिस इज अवर लोड एंड वी हैव कनेक्टेड इट दिस वे. अब अगर ये इस क्लोज सर्किट में कंपोनेंट कौन कौन है? दिस वन कंपोनेंट इज द कॉइल. दिस कॉइल यहां से ये किस में आ जाएगा? रिंग्स में. दीज रिंग्स, और रिंग्स से किस में चला जाएगा? कार्बन ब्रश. कार्बन ब्रश स्टेशनरी पार्ट और कार्बन ब्रश से आउटसाइड लोड. दिस इज अवर सर्किट. ये बना एक कंप्लीट सर्किट. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, आगे जाके हम एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे, दैट इज मैक्सवेल्स डेफिनेशन. ओके, सो फर्स्ट अभी हम जनरल डेफिनेशन लेते हैं. इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वन एग्जांपल ऑफ दैट इज हियर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. कहां से कहां होता है? अब ये हमारा सर्किट है. इस सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां है? द आंसर इज, ये जब ऊपर जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, ऐसे चलते हैं. और पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे? सब इलेक्ट्रॉन ऐसे चले. एंड दिस इज अ वेरी लार्ज सर्किट, मे बी फ्यू किलोमीटर्स. सब के सब इलेक्ट्रॉन ऐसे क्लॉकवाइज चलने शुरू होते हैं. कब तक? ओनली व्हेन इट रीचेज हियर. जब यहां से यहां आएगा तो सब इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज. ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज अभी यहां से यहां तक पहुंचा ही नहीं है. ड्यूरिंग दिस स्मॉल टाइम द कंडीशन हैज, द डायरेक्शन हैज चेंज. सो व्हाट इट विल डू? Will it go further? Answer, no. It will change its direction. It will come back. थोड़ा सा दूर आता है, फिर से ये यहां से जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर कैसा जाने लगेगा? इस डायरेक्शन में. तो ये इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली कितना मूव करेगा? आंसर है, इट विल नॉट मूव. तो ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है कि नहीं? आंसर है यस, इट इज मूविंग. इफ इट इज मूविंग, देन हाउ फार इट इज गोइंग? आंसर, इट इज नॉट गोइंग एनी फार. व्हाई? इट इज मूविंग एट इट्स ओन प्लेस एंड इट इज डूइंग ऑसिलेशंस. तो ऑसिलेशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट. सो इट इज डूइंग ए मूवमेंट बट इट इज ऑसिलेटिंग. सो इलेक्ट्रॉन डज नॉट गो एनीवेयर. दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC. वन ऑफ द डिफरेंसेस कि DC में इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज ड्रिफ्ट विद ए पर्टिकुलर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट विल कीप ऑन ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड. बट इन अल्टरनेटिंग करंट द पॉजिटिव साइड इटसेल्फ इज चेंजिंग. सो द इलेक्ट्रॉन स्टिल गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव बट इट इज नॉट कंटिन्यूअसली ड्रिफ्टिंग. इट सिंपली ऑसिलेट. ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट ए एवरेज यूनिफॉर्म मोशन. इट इज एन एक्सिलरेटेड मोशन. ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑसिलेट करते हैं. दैट मीन्स करंट इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग. EMF इज ऑल्सो ऑसिलेटिंग. तो अल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करते हैं. एक बार एक तरफ जाएंगे, दूसरी बार फिर वैसे वापस आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे. और स्पीड भी कैसे? एग्जैक्टली लाइक पेंडुलम स्पीड. This here velocity is maximum, here velocity is minimum. Similarly the same thing happens with the electrons. Oscillate करेंगे, ज्यादा velocity, कम velocity. लेकिन does it change our definition of current? Answer, no. Our current's definition still is this. It is still ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ऑसिलेट कर रहा है
ओनली फ्रॉम हियर टू हियर, पर यहां पर जब हम खड़े हैं इट इज गोइंग लाइक दिस, सो दैट इज अ करंट. It comes like this, that is a current. So if its drift velocity here is 0, here it is maximum, here it is 0, that means the amount of current, here it is 0, here current is maximum, here current is 0, so the current changes from 0, maximum 0, 0, maximum 0. So this is our graph which is explained this way. This is the graph for E, this is the graph for I. दोनों के लिए same graph है. So this is what is happening inside AC. और देखिए, the second condition for any current is the complete circuit. ये पूरे सर्किट को अगर हम देखेंगे, यहां पर कॉइल है पावर हाउस के अंदर, फिर ये पावर हाउस के बाहर आ गया, यहाँ पर रिंग है, कार्बन ब्रश है, यहाँ ट्रांसमिशन लाइन है. आफ्टर दिस ट्रांसमिशन लाइन दिस इज ट्रांसफार्मर, दिस इज माय हाउस, और यहाँ पर मेरे घर में बल्ब लगा हुआ है, लोड. एंड नाउ देयर इज अनदर वायर विच गोज फ्रॉम हियर. इन द पावर हाउस नॉर्मली दे पुट इट टू अर्थ. ओके, दिस वन लाइन कम्स टू माई हाउस. मैं यहां क्या करता हूं, फ्रॉम द अर्थ आई गेट वन वायर एंड कनेक्ट इट हियर इनसाइड द अर्थ. इट्स ए कंडक्टर इनसाइड एंड हियर द सर्किट इज कंप्लीट. देखिए पूरा लूप बना. जब तक ये लूप नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी. हमको मालूम है साइकिल चेन, एक लूप उसका एक लिंक तोड़ दीजिए, द चेन विल नॉट रन. इट हैज टू बी ए कंप्लीट चेन. सो इन एनी सर्किट वेदर इट इज डीसी और एसी, इट हैज टू बी कंप्लीट. तो पावर हाउस से हमको ये एक सिंगल तार आती है, कभी हमको ये दो तार भी आ सकती है, वो अर्थ से निकाल के ऐसा दे सकते हैं. मेरे घर में दो तार आती है, एक अर्थ से और एक पावर हाउस से डायरेक्ट, ये दो. मैंने यहां पर बल्ब लगाया, नाउ द बल्ब इज वर्किंग. अगर बल्ब वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां है? तो आंसर है ये जितने भी डॉट्स आप देख रहे हैं, ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. हाउ दे आर मूविंग? आंसर इज ऑल ऑफ देम आर ऑसिलेटिंग. अगर मैं इसको यहां पर ऐसे पुश करता हूं तो आप देखेंगे ये भी पुश होगा, ये भी होगा, ये भी होगा. क्यों? क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं. सो ऑल इलेक्ट्रॉन्स एट वन प्लेस इन द कॉइल आर पुश्ड. यहां पर ये जनरेटर है और इस जनरेटर में इसको पावर मिलती है. जनरेटर यहां से इसने इसको ऐसे घुमाया, जब ऐसा घुमाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा चला. क्यों? लिंक है. फिर जब ये ऐसा इलेक्ट्रॉन को घुमाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, क्योंकि चेन लिंक्ड है. तो पावर हाउस में जब जनरेटर में ये कॉइल ऐसे घूमती है तो हमारे घर के बल्ब में इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है, और जब फिर ये ब्रेस्ट हाफ घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है. तो इस पूरे सर्किट के किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन कैसे दिखते हैं हमको? ये इस तरह से, फिर ऐसे ऑसिलेट कर रहे. ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको देखिए ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा. और इसका टाइम कितना? जितना उसका टाइम है रोटेशन का. ये सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस. और ये जितना फास्ट वो चलता है उतने ही ऐसे ऑसिलेट होते हैं. अल्टीमेटली हमको वाइब्रेट होते हुए दिखते हैं ऐसे. और इसके वाइब्रेशन की स्पीड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जो फ्रीक्वेंसी उसके रोटेशन की होती है. कितनी? एनीवे वी रिमेंबर इट. इन जनरेटर इंडिया में ये होती है 50 साइकिल पर सेकेंड, दैट इज 3000 आरपीएम. तो इतनी स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट होते. सो दिस इज नेचर ऑफ एसी. ये हमको रिमेंबर करना है. द चार्जेस
Are they drifting in one direction continuously? No. Do they have uniform velocity? No. What is type of motion? Oscillation. And is it having the same rate of drift? No. It is continuously changing according to sinusoidal graph. Therefore, the current is also changing. During one cycle, there the current is continuously changing. Twice it changes the direction. So the direction is changed periodically, the value is changed continuously. This we have written in the previous class. ये AC का डिटेल में नेचर होता है, तो ये इमेज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि AC ऐसी होती है. ठीक. Now we come to the next point, that is measurement. इस अल्टरनेटिंग करंट की स्ट्रेंथ का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? क्या प्रॉब्लम है मेजरमेंट करने में? हम डीसी का मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो डीसी का मेजरमेंट हम कर लेते हैं सिंपली, कितना वोल्टेज हमने लगाया, कितना रेजिस्टेंस लगाया, V अपॉन R किया, I आ गया, या V अपॉन उनका एक रिलेशन रहता है. दैट इज वन थिंग. अच्छा, मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जब हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, when doing the standardization, there are two methods of doing it for any standardization. One by component method, one by effect method. इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? चार्ज पर यूनिट टाइम. ये है. एक दूसरी हमने बनाई NEAVD, where N is number, E is charge, so this is again charge. ठीक है. तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट में अगर हम चार्ज को काउंट करें और दूसरी डिफरेंट क्वांटिटीज काउंट करें, वी कैन कैलकुलेट I. दिस इज कैलकुलेशन ऑफ I विच इज नॉट पॉसिबल. ये कौन सा कैलकुलेशन है? कंपोनेंट्स, क्योंकि I के ये कंपोनेंट्स हैं, बट दिस वी कैन नॉट डू. व्हाई? बिकॉज चार्ज कैलकुलेशन, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ N, इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. ये लैब में हम पॉसिबल, ये हमारे लिए डायरेक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है. सो वी गो फॉर द अदर मेथड. व्हाट इज द सेकंड मेथड ऑफ द मेजरमेंट ऑफ करंट? दैट इज बाय इट्स इफेक्ट. किस मेथड से करना है? इफेक्ट मेथड से. सो देयर आर टू मेथड्स ऑफ मेजरमेंट. वन इज कंपोनेंट. तो कंपोनेंट में क्या होगा? Q. नॉट प्रैक्टिकल, नहीं हो पाएगा. तो दूसरा मेथड हम क्या लेते हैं? इफेक्ट मेथड. इफेक्ट मेथड मींस व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट हमको बहुत से इफेक्ट दिखाती है. इट शोज मेनी इफेक्ट्स विच वी डिवाइड एज हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, chemical effect, charging of capacitor, so many effects. These are shown by the electric current. तो उस इफेक्ट को देखकर हम करंट को स्टैंडर्डाइज करते हैं, और हमने किया. पिछले चैप्टर में हमने ये किया था. इफ देयर इज 1 मीटर of the conductor, there is another conductor 1 meter placed at a distance of 1 meter, and that much current which will push it with this force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton. That current which is pulling it with a force of 2 into 10 to the power minus 7 Newton, that current will be known as 1 ampere. हमने किसको यूज किया? प्रॉपर्टी ऑफ पुलिंग, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. तो करंट एक मैग्नेटिक फोर्स बनाती है. उस मैग्नेटिक फोर्स को हमने मेजर करके करंट को स्टैंडर्डाइज किया, क्योंकि करंट में हम NE कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो मैग्नेटिक इफेक्ट को लिया. इसी तरह से हम करंट के दूसरे इफेक्ट भी ले सकते हैं. हीटिंग इफेक्ट भी ले सकते हैं कि मेरे पास एक गिलास पानी है, जो करंट इसको 10 मिनट में बॉईल कर देगी, उस करंट को मैं बोलूंगा 1 एम्पियर. अगर 5 मिनट में कर देगी तो 2 एम्पियर, और 20 मिनट लगा दिए तो करंट कितनी आ रही होगी? हाफ एम्पियर. ये मैंने उसका कौन सी प्रॉपर्टी ली? हीटिंग प्रॉपर्टी. तो हम करंट का मेजरमेंट किससे करते हैं? उसके इफेक्ट से करते हैं.
And this method is very useful when we want to calculate the measurement, we want to do the measurement of alternating current. Alternating current में current हमेशा vary होती रहती है and it varies between two values. One value is 0 and one value is E0. It keeps on varying. एक चीज हमको समझ में आती है कि इसकी वैल्यू 0 और E0 के बीच में ही कहीं पर होगी, वो वैल्यू हमको चाहिए. Why do we need value of alternating current? For further studies, for its application. हमके उसके एप्लीकेशन, उसके इफेक्ट पता करने हैं, फॉर्मुलेशन करना है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी है. So for all this what we need to have measurement of alternating current. और measurement में हमको standardize करना है how to measure, because the value is changing from 0 to E0. Okay. For DC this problem was not there. Why? Because at every instant the value of DC is not changing. तो हमने एक दूसरा मेथड सोचा. मेथड ये था कि दोनों से हम लोग सेम वर्क करवाएंगे. With DC and with AC we will do the same work. Okay? इफेक्ट तो दोनों देती है. कैसे इफेक्ट दोनों देती हैं? डीसी इसको ऐसे पुश करता है, फोर्स लगाया, उसने फोर्स लगाया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड. एसी भी फोर्स लगाती है, ठक छोड़ दिया, ठक छोड़ दिया, फिर ऐसा छोड़ दिया, बिकॉज इट इज ऑसिलेटिंग, लेकिन फोर्स तो लगाती है. तो हमने एसी का फोर्स देखा, ये वर्क कर रही है एसी. डीसी ऐसे वर्क कर रही है. तो डीसी जब वर्क करती है, इसने डीसी ने फिर से देखो, एक मेरे पास फैन है जो चक्री होती है, उस फैन को डीसी ने ऐसा ढकेला, फिर ऐसा ढकेला, फिर इसको ऐसा ढकेला, फिर इसको ऐसा ढकेला, फैन ऐसे घूम रहा है. दिस यूनिफॉर्मली. एसीआई 0 थी, नहीं ढकेला, इसको स्पीड से ढकेला 1, इसको स्पीड से ढकेला 4, फिर इसको 2, फिर अगले वाले को 0. तो लेकिन आगे तो ढकेला, वर्क तो किया. तो एसी भी वर्क करती है, लेकिन उसका जो वर्क करने का मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट होता है. और डीसी कैसे वर्क करती है? यूनिफॉर्मली, कंटिन्यूअसली. तो हमको एक बड़ा अच्छा मेथड मिल गया. एक वर्क कराओ. कैसे वर्क कराओ? हमने बोला ये चक्री रही, इसको 10 बार घुमाना है, 10 टाइम्स. डीसी करंट फ्लो करा दी. डीसी करंट फ्लो करके हमने उसको एडजस्ट किया 2 एम्पियर्स. 2 एम्पियर्स जब कर दिया तो उसने 1 सेकंड में इसको 10 बार घुमाया. 2 एम्पियर्स ने 10 बार घुमाया. अब हमने एसी लगाई. एसी लगाई तो देखा कभी एसी इसको धीरे घुमाती है और कभी फास्ट घुमाती है, लेकिन उसने भी उसको हमने एडजस्ट किया. और एडजस्ट करने के बाद, कम या ज्यादा करने के बाद, एक ऐसा टाइम आया कि कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी फास्ट, पर 1 सेकंड में 10 राउंड उसने भी करवा दिया. What does it mean? It means both have done the same work. 10 round in 1 second DC, 10 round in 1 second by AC. What is same? Work done is same. DC करंट हमने मेजर की, कितनी फ्लो हो रही थी? 2 एम्पियर. AC करंट हमने मेजर की, तो AC करंट तो कभी 0 दिखाती है, कभी 3 एम्पियर दिखाती है, फिर 0 दिखाती है, फिर 3 दिखाती है. तो हमने मेजर नहीं किया उसको. हमने ये कहा कि ये जो वर्क हुआ है ये कितने डीसी ने किया था? 2 एम्पियर कंटिन्यूअसली. तो इस एसी की वैल्यू भी हम कितनी मान लेंगे? 2 एम्पियर. तो उसकी वैल्यू कितनी मानी गई? 2 एम्पियर. दैट इज वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच इज डूइंग द सेम वर्क. ये हमने मेथड अडॉप्ट किया और इसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. क्यों? अल्टीमेटली हमको इलेक्ट्रिसिटी किसमें यूज करनी है? वर्क करने में. तो वो वर्क किसके बराबर करती है? जो 2 एम्पियर डीसी करती है. तो हम वर्क का वही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने डीसी के लिए लगाया, I²R. तो इसके लिए भी हमने I²R लगाया और I की वैल्यू क्या रखी? 2. और इसने भी वर्क किया सेम 10 राउंड्स.
स्लो किया, फास्ट किया, वी आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज वी आर टेकिंग दैट इक्विवेलेंट वैल्यू। तो इस तरह से हमने डिफाइन करने का मेथड क्या अडॉप्ट किया, दैट वैल्यू ऑफ एन एसी विल बी सिमिलर टू द वैल्यू ऑफ ए डीसी प्रोवाइडेड बोथ आर डूइंग द सेम वर्क। हाउ इज डीसी? यूनिफॉर्म। and how is AC? Changing 0 to maximum value. So what value we will take? It will be the value of that DC which is doing the same work. Few things we standardize and that is time. हम टाइम कितना लेंगे? हम यहां से लेके यहां तक 1t टाइम लेंगे, फुल टाइम। So for a single time the work done by AC will be equal to the work done by DC, then that value of DC will be taken as value of AC. ये हो गया measurement का method. Is this method clear to you? Okay, so first we will write our principle. What is this method? How we define it, and then we will do the calculation. क्यों? इसलिए क्योंकि ये तो सिर्फ definition है। When we are given, एक जनरेटर हमने चलाया, वो जनरेटर ने हमको वैल्यू दी, तो हमने देखा उसमें वैल्यू 0 से चढ़ के चली गई 10, 0, 10, 0, 10, तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो उसके बराबर डीसी हम कहां से लाएंगे? ये तो हमारा प्रिंसिपल था व्हाट वी डिफाइन। तो हमको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमारे पास ऑब्जर्वेशन किसका है? हमारे पास ऑब्जर्वेशन है पीक वैल्यू का। वी हैव द ऑब्जर्वेशन ऑफ पीक वैल्यू एंड नॉट द ऑब्जर्वेशन ऑफ डीसी। सो फर्स्ट वी विल डू ए कैलकुलेशन एंड फाइंड आउट इफ वी नो द वैल्यू ऑफ पीक ईएमएफ और पीक करंट, देन व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ दैट करंट। मेजरमेंट ऑफ दैट करंट मीन्स व्हाट? वो डीसी वाला मेजरमेंट। How much is that related to peak value? That calculation we will have to do कि क्या वो उसका 50% होता है, 70% होता है, 40% होता है, कितना होता है? That we can find out. Related to what? Peak value. Okay. So first we will write the definition of alternating current. Magnitude of alternating current AC is that value of steady current which do the same work during time period of one cycle. This is what I explained you. ठीक है? Is it now clear to all? Okay. Now we will find out how much is this value. Okay. यहां पर वैल्यू 0 है, यहां पर E नॉट है, या I के टर्म्स में लेंगे तो ये क्या होगा? I नॉट। बोथ आर साइनोसाइडल, बोथ आर सेम बिकॉज I इज इक्वल टू E अपॉन R एंड R इज ए कांस्टेंट। तो जो ग्राफ I का बनेगा वही ग्राफ E का बनेगा, सेम। ओके, यहां पर वैल्यू 0 है, यहां पर वैल्यू I नॉट है, एंड दिस वैल्यू steady value will be somewhere in between. We have to find it out. इसको find out करने के लिए हमारी कंडीशन क्या है? The work done should be same. Okay. Work done का हमारे पास क्या फॉर्मूला है? Work done का फॉर्मूला है हमारे पास I square into R into T. That is work done. Right? So we will go by that. यहां पर I की वैल्यू, when the time is t, the value of current is I. When the time is t by 4, the value is I max. Okay, this is variable time denoted by small t. This is variable value of current denoted by small I. This I and this t, they are related to each other. When the time goes on changing, I goes on changing. Okay. अब मुझे क्या निकालना है? टोटल वर्क डन, और वर्क डन किसके बराबर होता है?
work done during one cycle time, that is T. ये वर्क डन मैं एक बार निकालूंगा स्टेडी करंट के लिए और एक बार निकालूंगा अल्टरनेटिंग करंट के लिए, और दोनों वर्क कैसे होने चाहिए, सेम। ओके, तो देखिए स्टेडी करंट के लिए कैसे निकलेगा। फॉर स्टेडी करंट I effective, it has got the same effect. Steady current has the same effect as alternating current, so I call it I effective, IE, I square R, और टाइम पीरियड कितना लेना है, T। ये क्या हो गया, वर्क डन ड्यूरिंग वन साइकिल टाइम फॉर स्टेडी करंट। ओके, फॉर अल्टरनेटिंग करंट, अब अल्टरनेटिंग करंट में एक प्रॉब्लम है, दैट I इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग एंड इट इज ए वेरिएबल। तो मेरे पास क्या रास्ता है, ये यहां से लेके यहां तक ये जो टाइम पीरियड है इसके मैंने छोटे छोटे पार्ट कर दिए, dt 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 dt, सो ये एक बहुत छोटा सा पार्ट कितना हो गया, dt। इट इज सच ए स्मॉल पोर्शन कि मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर I की वैल्यू चेंज नहीं हुई, बिकॉज dt इज एज स्मॉल एज ए पॉइंट एंड दिस इज कैलकुलस। dt हम कितनी वैल्यू मानते हैं, विच इज पॉइंट साइज, तो ये वाला जो पॉइंट है ये वैल्यू हमने किसकी ले ली, I की। ठीक है, सर्किट का रेजिस्टेंस R है, टाइम dt है, तो सिर्फ इतने टाइम में कितना वर्क होगा, तो आंसर है I स्क्वायर R मल्टीप्लाइड बाई dt। अच्छा, ऐसे dt dt मैंने कितने इसमें कर लिए, तो आंसर है इसके मैंने n पार्ट कर लिए। अगर आप उसको dt नहीं कहना चाहते डेल्टा t कह सकते हो, लेकिन उसके कितने पोर्शन, n, तो ये टोटल टाइम किसके बराबर हो गया, t n इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अच्छा, एक डेल्टा टी में वर्क कितना होता है, एक डेल्टा टी में वर्क होता है I स्क्वायर इंटू R इंटू डेल्टा टी, तो n में कितना वर्क हो जाएगा, इंटू n। दिस इज अवर समेशन। ओके, हियर I इज I1, here I2, I3, I4, I5, कितने I के टुकड़े कर दिए हमने, n, तो I की कितनी वैल्यू हो गई, n वैल्यू हो गई। सो फॉर फर्स्ट वैल्यू वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, लेट मी करेक्ट इट, I1 स्क्वायर RT। फॉर सेकेंड वैल्यू I2 स्क्वायर इंटू R डेल्टा टी। थर्ड वैल्यू कितनी होगी, I3 स्क्वायर R डेल्टा टी। फिर से देखिए यहां पर I की वैल्यू कितनी है, I1, हाउ मच इज द वर्क डन, I1 स्क्वायर R इंटू डेल्टा टी। सेकेंड I के लिए वर्क डन I स्क्वायर I2 का स्क्वायर R इंटू डेल्टा टी, और हमने टाइम को कितना किया, डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी। तो हर एक का वर्क डन अलग अलग है। वाई द वर्क डन इज डिफरेंट, बिकॉज द I कीप्स ऑन चेंजिंग। फर्स्ट के लिए वर्क डन कितना हुआ, I1 स्क्वायर R डेल्टा टी, सेकेंड के लिए I2 स्क्वायर R डेल्टा टी, थर्ड के लिए दिस, और ये कहां तक चला जाएगा, IN स्क्वायर R डेल्टा टी। ये हो गया। ओके, ये AC के लिए वैल्यू आ गई। नाउ हाउ मच इज डेल्टा टी, सी हियर, डेल्टा टी इज इक्वल टू T अपॉन N।
आई पुट इट हियर इन ऑल, सब में मैंने कर दिया तो क्या आ गया T अपॉन n, उसको कॉमन निकाल लिया तो ये क्या आया 1 अपॉन n, और ये कितना हो गया I1 स्क्वायर 1 अपॉन n, और हर एक में क्या कॉमन है r। अब अंदर क्या बचा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर, और ये करते करते IN स्क्वायर, राइट। ये बात समझ में आए? हर एक में कॉमन कौन है r, डेल्टा t, राइट। सो t, डेल्टा t को किस में कन्वर्ट किया T अपॉन n, T अपॉन n, T अपॉन n, T अपॉन n। This is what work done for AC. Now work done for both are same. According to our definition, work is same. अगर work same है then what we can write, I effective is equal to work done and is equal to this RT upon N, and this is what I1 square plus I2 square up to IN, ठीक है। Now we cancel RT from both sides, and what we get here I effective, this is I effective, effective value of AC, I effective. When I say effective value of AC, that means what is this, the value of steady current, okay। So I effective किसके बराबर हुई, ये स्क्वायर हमने दोनों तरफ से हटा दिया, रूट, अंदर क्या आया I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर IN square. This is to be divided by n. Now we have come to a very well known mathematical expression. ये क्या चीज है? How many quantities are there? n. We have done sum of all the quantities and divided by n. So what we are trying to find out? Mean value. मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सबको ऐड करो और ऐड करके नंबर से डिवाइड कर दो। सो दिस इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ऑफ व्हाट, मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर्स, किसके स्क्वायर, करंट के स्क्वायर, ओके। आई क्या है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो इफेक्टिव वैल्यू है, ये इफेक्टिव वैल्यू इस करंट के साथ कैसे रिलेटेड है, effective value of current is root of mean of squares of all current values। इसके पास करंट की कितनी वैल्यूज हैं, I1, I2, I3 अप टू IN, ये इसके पास सब वैल्यूज हैं। सब वैल्यूज का हमने क्या किया, स्क्वायर, उसको ऐड किया, मीन निकाला, मीन निकालने के बाद फिर से उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये एक्सप्रेशन आया। नाउ ये एक्सप्रेशन हमको क्या देता है, इफेक्टिव वैल्यू। तो ये इफेक्टिव वैल्यू क्या कहलाती है, ये इफेक्टिव वैल्यू है, दीज आर व्हाट, ऑल वैल्यूज ऑफ करंट। सो दिस वैल्यू इज नोन एज, इसके कारण रूट डिवाइडेड बाय n मेक्स इट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो व्हाट इज इफेक्टिव वैल्यू, effective value, effective current is root mean square value of currents। तो ये RMS वैल्यू सभी करंट्स की होती है।
अब देखिए हमारे पास मीन निकालने के बहुत से मेथड्स होते हैं. This was value 0, this is value 10. What is arithmetic mean? 5. 0, 10, add the 2, divide by 2, 5. ठीक. 0, 10, 0, minus 10, 0. Algebraic mean निकालिए. 0 plus 10 plus 0 minus 10, 0. Total क्या हुआ? 0 divided by 4, 0. Algebraic mean. इसी तरह से हमने निकाला इसका सपोज ज्योमेट्रिक मीन. दैट इज ऑल्सो वन मेथड ऑफ फाइंडिंग ए मीन. इसी तरह से मोड वैल्यू भी एक होती है. देयर आर सो मेनी मेथड्स वी हैव स्टडीड इन स्टैटिस्टिक्स टू फाइंड आउट द एवरेज करंट. उन सब में से हमने कौन सा मेथड चॉइस किया फॉर फाइंडिंग आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, फॉर फाइंडिंग आउट द मीन वैल्यू ऑफ करंट. हमने कौन सा मेथड चॉइस किया? दैट इफेक्टिव करंट विल बी व्हाट? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट्स, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल द करंट्स. तो हमने एक करंट को देखा, कुछ समय तक थी वो 1, फिर थी 2, फिर थी 3, फिर थी 4, 3, 2, 1, 0. इस तरह से उसकी 9 वैल्यूज हैं. व्हाट इज इट्स अप्रोक्सीमेट इफेक्टिव वैल्यू? क्या करेंगे? हर एक वैल्यू का स्क्वायर, सबको ऐड करेंगे, फिर उसमें 9 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका वापस स्क्वायर रूट निकाल देंगे. दैट विल बी इफेक्टिव वैल्यू. हमने कैसा मीन निकाला? रूट ऑफ मीन्स ऑफ स्क्वायर्स. दैट गिव्स द एसी वैल्यू. तो एसी में हमको कैसा मीन चाहिए? आरएमएस मीन चाहिए. इसलिए हम इस करंट को एक दूसरा नाम भी देते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज आई आरएमएस. ठीक है. ये इसी का हमने पहले क्या नाम दिया हुआ था? आई इफेक्टिव. क्यों? क्योंकि इसका इफेक्ट उस स्टेडी करंट के बराबर होता है. और मैथमेटिकली ये क्या है? आई आरएमएस है. इफेक्ट में सेम इफेक्ट है स्टेडी करंट का. बाद में जाके जब हम पावर फैक्टर पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये वाली जो वैल्यू है इसके लिए हमने एक और नाम बनाया, आई वर्चुअल. दिस विल कम टू नो एंड आई विल लेट यू नो कि वर्चुअल क्यों बोलते. सो आई आरएमएस, आई इफेक्टिव एंड आई वर्चुअल, दिस इज द सेम वैल्यू, सेम वैल्यू. एवरेज करंट की एक दूसरी वैल्यू भी हो सकती है. अभी वो सीबीएसई के सिलेबस से हटा दी गई है. वो वैल्यू क्या थी? दैट वाज नोन एज मीन वैल्यू. मीन वैल्यू 0 to 10, 10 to 0, minus 10, 0. Mean is how much? 0. So mean value over full cycle is always 0. So mean value we used to calculate for half cycle only. वो क्या होती थी? जस्ट फॉर योर रेफरेंस, हमने एक कैपेसिटर को चार्ज किया एसी से. कुछ चार्ज आ गया उसमें कुछ पोटेंशियल बिल्डअप हो गया. सेम पोटेंशियल हमने बिल्डअप किया उतने ही टाइम में एक डीसी से. अब पोटेंशियल किससे बिल्डअप होता है? Q अपॉन C. देखिए Q किसके बराबर होता है? I इंटू टी. और हम कितने टाइम तक करंट देते हैं? ओनली हाफ साइकिल, हाफ साइकिल. क्योंकि ये देंगे तो ये उस चार्ज को वापस ले जाएगा. जो प्लस में आया माइनस में निकल जाएगा कैपेसिटर से. कैपेसिटर्स विल नॉट बी चार्ज्ड. तो एसी कैपेसिटर को चार्ज क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम it makes positive with one plate and other half of time it makes it negative and it takes out the charge. So charge never deposits with AC. याद रखिए. So AC cannot charge capacitor. Okay, कैपेसिटर में पोटेंशियल किससे डेवलप होता है? Q अपॉन C, that is I अपॉन C. Here हमने क्या कर दिया? अगर हम डीसी करंट देते हैं
C एक बार AC करंट और एक बार DC करंट। तो जब हम DC करंट देंगे T/2 टाइम तक यूनिफॉर्म एक जैसी जाएगी। वो करंट ऐसे एक जैसी जाएगी और इस पे चार्ज देगी, चार्ज से पोटेंशियल डेवलप हो गया 100। अब हमने इस AC को इसको दिया हाफ टाइम तक, सेम टाइम सेम कैपेसिटर I यहां से शुरू हुआ और यहां तक पहुंचा, फिर यहां तक आया, यहां तो कभी इसने कम चार्ज दिया, कभी ज्यादा चार्ज दिया, कभी कम चार्ज दिया, लेकिन चार्ज तो दिया। सेम चार्ज हमने वो ले लिया। कैसे पता लगा? सेम वोल्टेज। तो AC ने और DC ने दोनों ने क्या चीज दी? सेम। इसलिए वो जो DC है किसकी वैल्यू मानी जाएगी? AC की वैल्यू मानी जाएगी। तो ये जो I है ये कहलाती है I mean। I mean is that value of steady current which give same charge to capacitor during टाइम T/2। और ये वैल्यू इस RMS वैल्यू से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि चार्ज के फॉर्मूला में देखिए I की पावर कितनी? 1। तो ये क्या होती है? I1, I2, I3, I4 का सिंपल मीन होता है, नॉट दिस वे, RMS स्क्वायर का और ये इसका। तो ये वाली जो वैल्यू आती है इसको हम क्या कहते हैं? I mean। ये देखिए मीन अलग है और RMS इफेक्टिव वर्चुअल, ये तीनों अलग हैं। ये मीन नहीं है, मीन ये है। तो मीन में हम क्या चीज सेम दे रहे हैं? ओनली चार्ज। RMS और इफेक्टिव में क्या सेम कर रहे हैं? वर्क डन। रिमेंबर उसमें क्या सेम है? वर्क डन। जब हम वर्क डन को कंपेयर करते हैं तब RMS वैल्यू लेनी है इफेक्टिव, और जब हम चार्ज करते हैं तो हमको मीन वैल्यू लेनी है, राइट। और हम ज्यादा यूज किस में करते हैं? अपनी डे टू डे लाइफ में हम इलेक्ट्रिसिटी को वर्क कराने के लिए ज्यादा यूज करते हैं, हीट डिसिपेशन के लिए ज्यादा यूज करते हैं। इसलिए IRMS इज अवर मोर यूजफुल वैल्यू। समझ आया? सो वी विल स्टडी अबाउट IRMS एंड दिस पार्ट। इसके लिए आप याद रखिए दिस इज नॉट इन CBSE सिलेबस। ये आपको CBSE की बुक में भी नहीं है, रिमूव कर दिया गया है एंड इट इज नो मोर देयर। तो आप वो नोट कर लीजिए। इसको एग्जाम के लिए आपको तैयार नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। ओके, अब अगली चीज जो हमको स्टडी करनी है वो ये है कि ये जो इफेक्टिव वैल्यू है ये होती कितनी है। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि ये होती है, लेकिन हमको अपनी करंट की कौन सी वैल्यू मालूम है कि या तो वो करंट 0 है या उसकी पीक वैल्यू I0 है, I मैक्सिमम है। तो इफेक्टिव वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो नाउ वी विल फाइंड आउट रिलेशन ऑफ इफेक्टिव वैल्यू विथ पीक वैल्यू, करेक्ट? ओके, सो नाउ वी गो फॉर दैट कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एंड RMS वैल्यू ऑफ AC। पिछली डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है? वी हैव स्टडीड दैट द वर्क डन बाय इफेक्टिव वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट शुड बी सेम एज वर्क डन बाय alternating current in one time period, in one cycle. Then the value of that steady current will be known as effective current. So here now we will find out the work done by both of them. During one cycle, work done by AC is equal to, इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एक इंस्टेंट के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं?
तो एक इंस्टेंट का टाइम कितना होता है dt, तो वर्क डन कितना होगा I स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी. दिस इज फॉर वन इंस्टेंट एंड वी कैन इंटीग्रेट इट 0 to t. ये अब हमको क्या देता है वर्क डन फॉर फुल टाइम. ये आ गया एक्सप्रेशन. अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्लियर करते हैं. वर्क डन बाय AC इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, ये जो I है इंस्टेंटेनियस, इसका फॉर्मूला हमको मालूम है. दिस इज हाउ मच I नॉट साइन ओमेगा टी. दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन प्रीवियस क्लास. E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t. So this is I naught sin omega t square into R into dt and 0 to t. Out of this I naught is constant, that is a peak value. So peak value is always a constant. Resistance is also a constant. We take them out. I naught square R. Then integration is to be done for sine square omega t dt, and for this we convert this square into linear relation, that is 1 minus cos 2 omega t upon 2 into dt. ठीक है. Okay, so this is equal to I naught square R and this will be, ये इसको भी बाहर ले लेते हैं 2, and this is now integration of dt 0 to t minus integration of 0 to t cos 2 omega t. इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 ओमेगा टी 0 to t, इसको आप निकाल कर देख लीजिए. ये कितना हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी अपॉन, ओके लेट्स डू इट, I naught square R by 2 and this will be t minus 0 is t. Okay, then minus this will be how much बोलिए, sin 2 omega t upon 2 omega and limits. ठीक है, is it okay? Okay. अब देखिए sin 2 ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, तो ओमेगा की वैल्यू को ही मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं. दिस ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी. ये स्मॉल टी की जगह पहले हमने क्या रखना है टी. सो दिस विल बी हाउ मच साइन 4 पाई. साइन 4 पाई इज हाउ मच 0. ठीक, उसके बाद टी की जगह क्या रखना है 0. साइन 0 इज अगेन 0. सो दिस एक्सप्रेशन बिकम 0. ये वाली टर्म 0 हो गई. ये टर्म अगर 0 हो गई तो ये कितना बचा, देखिए अब एक लेसन आपको मिला, आगे से आपको याद रखना है मैथमेटिक्स में. I नॉट स्क्वायर R, ये तो वैसा का वैसा ही है. साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 to t, इसकी वैल्यू कितनी आई t by 2, याद रखिएगा. दिस वी विल नीड अगेन एंड अगेन, 3 बार हमको जरूरत पड़ेगी AC के चैप्टर में. साइन स्क्वायर ओमेगा टी एवरेज्ड ओवर फुल टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच t अपॉन 2. ये याद रखना है. पूरा एक सर्कल का इतने टाइम में साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आने वाली है t by 2. वैसे ही कॉस के लिए भी हम एक वैल्यू निकालेंगे विच विल बी 0. एनीवे वो बाद में देखेंगे. फिलहाल ये है दिस. नाउ दिस इज व्हाट वर्क डन. ये आ गया वर्क डन. Work done by what? AC. Work done by AC. Now, same according to our definition. According to definition,
same work is to be done by effective value. According to definition, same work is to be done by effective value. So I effective is equal to, no, work done is equal to I effective square R और टाइम कितना T. This is the same work done. Therefore this is equal to I effective square RT is equal to I नॉट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम RT अपॉन 2. अब दोनों तरफ से RT कैंसिल करिए और I effective की वैल्यू निकालिए. I effective is equal to I max upon root 2. I maximum और I peak. तो peak value is known to us, divided by root 2, what we get? Effective value of AC. So effective value of AC is not a value which can be metered, but this can be calculated. और ये किससे कैलकुलेट होती है? पीक वैल्यू से. सो आई पीक डिवाइडेड बाय रूट 2. अब इस रूट 2 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दिस विल बी 0.707 आई पीक वैल्यू. ये डेसिमल में, लेकिन आप इसको याद रखिए, इट्स अ बेटर ऑप्शन. That is correct and that is approximate. Okay, so this is peak value. If you multiply both sides with R, then what this will become? I into R is equal to E, that is EMF. EMF effective is equal to how much? EMF maximum divided by root 2. This. ये EMF और ये करंट, right? So far now we understand that effect value is less than peak value, and how much it is less than 0.7. If this peak value is 10, then what is the effective value? 0.7. This is the effective value. ये पूरा जितना काम करेगी, the same work will be done by this AC. समझ आया? अगर वो effect, this is effective value, and what type of mean is that? RMS. What is the relation of RMS value with the peak value? Peak value upon root 2 is the RMS value. समझ आ गया? So this is measurement of AC. तो measurement of AC हम किससे करते हैं? आंसर है उसकी peak value से करते हैं, क्योंकि that is the visible observation available to us. और peak value का कितना लेना है? Upon root 2. ये क्यों आ गया? Because this is RMS value. और RMS हमने क्यों ली? Because the work done should be same by steady value and AC value. और work done same के लिए कौन सा मीन लेना पड़ता है? RMS. ये हम पहले कर चुके हैं. Okay. So this is effective value of this, and now you can tell me what should be the peak value of AC which is supplied at our home. At our home, okay, I want to tell you one thing. What is the value of current and EMF or the voltage? We quote मतलब कहते हैं, बोलते हैं, inform करते हैं for any supply or for any instrument. The answer, we quote always RMS value. Like
अगर मैं आपसे ये कहूँगा कि ये बल्ब 220 वोल्ट पर काम करता है, तो आप पूछेंगे 220 वोल्ट एसी की डीसी? आई विल से एसी। तो आपके मन में डाउट है कि 220 वोल्ट पीक वैल्यू एसी की होनी चाहिए या बीच में कहीं होनी चाहिए, बिकॉज इफ यू फिट इट एंड द वोल्टेज गोज बियॉन्ड 220 देन इट विल बस्ट। तो मैं जो 220 कोट करता हूं, अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्म नहीं करता तो दैट मीन्स मैं कौन सी वैल्यू कोट कर रहा हूं? आरएमएस वैल्यू और द इफेक्टिव वैल्यू, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। करेक्ट? तो याद रखिए, इफ it is given that the given value is peak value or RMS value, take it according to the information given, but if nothing is given then we have to take it as RMS value or effective value. Okay, अब हमारी हाउस होल्ड सप्लाई कितनी होती है? पहली चीज कौन सी होती है, AC और DC? AC, उसमें वोल्टेज कितनी आती है? 220 वोल्ट। हम मीटर लगाते हैं तो भी वो दिखाता है 220 वोल्ट। ये 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू है? इज इट पीक वैल्यू और इज इट आरएमएस वैल्यू? नो इंफॉर्मेशन। इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन देन व्हाट वैल्यू इट इज? वेरी गुड, रिमेंबर इट इज आरएमएस वैल्यू 220। अगर ये आरएमएस वैल्यू है देन कैलकुलेट व्हाट इज द पीक वैल्यू, फाइंड आउट। E effective और E RMS, देखिए कितना आता है, 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। Okay, so this is the relation between the two and this you will be using in many numericals, इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये रिलेशन। अब ये बताओ, अगर हम इसकी सप्लाई पर, हमको दो सॉकेट दिए गए हैं, इन वन सॉकेट वी हैव ए सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट डीसी और इसमें सप्लाई है 220 वोल्ट एसी। आपका हाथ इसमें भी लगता है, इसमें भी लगता है, विच गिव्स यू मोर शॉक? किसका शॉक ज्यादा होगा, एसी और डीसी? डीसी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि डीसी कभी भी जीरो नहीं जाती है, ठीक है? एसी में पीक वैल्यू कितनी जाएगी? अभी आपने कैलकुलेट किया, कितनी जाती है एसी में? हाँ, तो 220 वोल्ट एसी विल हैव ए पीक वैल्यू ऑफ 311 वोल्ट और 220 वोल्ट डीसी, उसकी पीक वैल्यू कितनी जाएगी? 220 वोल्ट। तो इधर आप हाथ लगाते हैं तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आपको हिट करेगी? 220 वोल्ट। एसी में हाथ लगाते हैं तो मैक्सिमम कितनी हिट करेगी? हाँ, और वो भी एक सेकंड में 50 बार, 50 टाइम्स, दैट इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। तो आपको वोल्टेज एक्चुअली कितनी हिट करती है? 311 वोल्ट। सो विच इज मोर शॉकिंग? यस, नोट कर लीजिए। Since peak value is 311, AC gives more shock. एक चीज इसमें और याद रखिए, हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किस तरह का आता है? फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू or effective value of AC. Then according to the marks given you are supposed to do only this one. वो नहीं, वो किस क्वेश्चन का आंसर है? That mean value of AC is RMS value or ordinary mean, that is arithmetic mean. तो उसमें फिर हम क्या बताएंगे? Because we are comparing the work, therefore we have to take RMS mean. ये उसका आंसर है। Why RMS mean is taken? क्वेश्चन क्या होगा? Why RMS
value is taken as effective value. Then we will give that I effective is equal to RMS value. और ये किसके लिए होगा? Find out RMS value related to peak value, ये उसके लिए. ठीक है? So this is what is mostly asked in the exam.